Hello, students. Hello, everyone. Good evening to all of you. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत इंथुजियाज्म ने ज्वाइन किए हुए। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुराग मिश्रा, academic head, JE Division, Ellen Digital. Students, I've been in teaching career for more than 25 years, and I've had privilege to mentor many under 100 AR in IIT JE and many IPHO gold medalists. I feel proud I got such opportunities. तो स्टूडेंट्स, जो आज का सेशन है, ये सेशन में मैं कुछ आपकी जो प्रॉब्लम्स आप एनकाउंटर करते हैं उसके बारे में बात करूंगा, मैं इनके रेमेडीज के बारे में बात करूंगा, और कुछ मैं आपको कुछ मोटिवेशनल थिंग्स के बारे में बात करूंगा, हाउ टू रिकवर। दैट मीन्स हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही हो सकता है कुछ बच्चों की क्लास 11 में उतनी स्ट्रेंथ नहीं हो, तो मैं इस बारे में बात करूंगा कि हाउ टू रिकवर। ठीक है, तो बेटा एक बात मुझे बता दो कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसा फील करते हैं कि क्लास 11 में जो वो अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक्सपेक्टेशन तक वो नहीं पहुंच पाए। बहुत सारे बच्चे ऐसा लिख रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात ये कि क्लास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एजुकेशन। आप जब भी किसी लेक्चर में हो तो हमेशा स्टडी टेबल पर हो, विथ पेन एंड पेपर हो, इंक्लूडिंग दिस लेक्चर। तो बेटा सबसे पहले अपने स्टडी टेबल पहुंच जाओ और पेन एंड पेपर के साथ बैठो और उसको नोट डाउन करो जो तुम्हें बताया रहा है। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो तुम्हारे लिए रेलेवेंट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो शायद तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं हो, तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा। तो टेक दिस एज अ लेक्चर, जो भी तुम्हें बताया रहा है टेक इट एज अ लेक्चर। ठीक है, तो उसको राइट डाउन करना है जो भी बताया रहा है। तो बेटा एक कमांडो की तरह स्टडी टेबल पे आ जाओ, जस्ट बिकम ए कमांडो। आज के बाद से सोचो कि तुम्हारा एक न्यू बिगिनिंग है। मैं इसीलिए सेशन में आया हूं टू सेट अ टोन फॉर नेक्स्ट सेशन, टू सेट अ टोन फॉर सक्सेस। और जो आपका वर्ल्ड कप होने वाला है 2025 में, वो वर्ल्ड कप हमें जीतना है। आपका वर्ल्ड कप कब होने वाला है? आपका वर्ल्ड कप कब है? आपका वर्ल्ड कप कब है? इस 2025 जे एडवांसेस योर वर्ल्ड कप। उसके पहले कुछ इंटरमीडिएट टारगेट्स आएंगे, जेई मेन होगा, बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे। ये इंटरमीडिएट टारगेट्स हैं, यू कैन से एशिया कप जैसा है। ठीक है, तो हम अपने वर्ल्ड कप के लिए वर्क ऑन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सेट योर टी इक्वल टू 0 एट दिस मोमेंट। काइनेमेटिक्स में होता है जब हमारे लिए कोई नई बिगनिंग होती है तो हमेशा कहते हैं ना कि माई टी इक्वल टू 0। तो सेट योर टी इक्वल टू 0 नाउ। सेट योर टी इक्वल टू 0 नाउ। बेटा हर अच्छी चीज की एक बिगिनिंग होती है, एक शुरुआत होती है। महात्मा गांधी वॉज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन and at Peter Marisburg station in South Africa, he was asked, in fact, he was thrown out of train on the basis of racist discrimination. He was told that he cannot travel in first class compartment. Only English can travel in that. तो बेटा रात को जब उनको पीटर मारिसबर्ग स्टेशन पर फेंक दिया गया तो उनको एहसास हुआ कि यार मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, आई एम नथिंग। That day, he took a vow that I will fight this racist discrimination. That was T equal to 0 for him. तो set your T equal to 0 now. बेटा अपना T equal to 0 आज सेट करना है। तुमने अभी पीछे कुछ भी किया है, तुम्हारी हिस्ट्री कुछ भी रही हो, it doesn't matter. Set your T equal to 0 now. तो बेटा मेरे को मैसेज करो कि this is the moment when you are going to set your T equal to 0. This is the moment. बेटा सबके मैसेज आने चाहिए, सबके मैसेज आने चाहिए। सेट योर T equal to 0 नाउ।
Have you heard of Marwan Attappattu? Do you know Marwan Attappattu? सुना है आपने नाम ये मारवान अट्टापट्टू? Marwan Attappattu was Sri Lankan opener, cricket opener. In fact, in his first 6 innings, he had 5-0 and 1 run. Just imagine, in first 6 innings, he scored just 1 run over the span of 2 to 3 years. वो टेस्ट मैच में इंक्लूड होता था, 0-0 पे आउट होता था, बाहर कर दिया जाता था, वो वापस प्रैक्टिस में आता था, फिर से मेहनत करता था, फिर वापस आता था, फिर 0-0, फिर बाहर, फिर प्रैक्टिस, फिर टीम में. एंड देन he went on to become most prolific run scorer in Sri Lankan cricket history. He was opener, he has 6 double hundreds to his credit, and went on to become one of the greatest openers in Sri Lankan cricket history. तो बेटा आपकी हिस्ट्री क्या है इस पे डिपेंड नहीं करता है, आप आगे कितनी प्रैक्टिस करो इस पे डिपेंड करता है. आप जिस दिन सोचते हो कि मुझे सक्सेसफुल होना है, वो दिन आपका T=0 है. तो आप में से कितने लोग अभी मेरे को प्रॉमिस कर रहे हो कि दिस इज द मोमेंट आई एम गोइंग टू सेट माई T=0, और जो भी आप अपनी रैंक सोचते हो उसको इमेजिन करो कि आपके स्टडी टेबल पर सामने वॉल पे लिखा हुआ है. तो आप आज से काम शुरू करोगे. Believe me, it is achievable. A lot of time remains. A lot of, in fact, I will say infinite time remains. Anything is achievable. अभी इतना टाइम बचा हुआ है बेटा कि जे एडवांस तो बहुत छोटा एग्जामिनेशन है. यू कैन अचीव एनीथिंग. तो सबसे पहले तो हमें इस मोटिवेशन से बैठना पड़ेगा कि यू हैव विल टू विन. विल टू विन इज प्राइमरी, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी. एटीट्यूड फॉर सक्सेस होना चाहिए बेटा. जो लोग दिल से सक्सेस के लिए कोशिश करते हैं ना, उनको सक्सेस मिलती ही मिलती है. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. हैव यू हर्ड ऑफ Carola Moran? डू यू नो Carola Moran? डू यू नो Carola Moran? PV Sindhu. Who beat PV Sindhu in 2016 Brazil Olympics? PV Sindhu got silver medal in Brazil Olympics. Yes. In fact, Carola Moran beat her in Brazil, Rio Olympics. Carola Moran also participated in 2012 London Olympics. But in 2012 London Olympics, she was eliminated in first round itself. After being eliminated in first round, she got tattoo of Olympic rings on her forearm. She got Olympic rings tattooed on her forearms, so that whenever she used to see that tattoo, she was always reminded of the resolve to get gold. She promised herself when she is next time into Olympics, it should be a gold, and indeed, she made it a gold. But जो गोल्ड मेडल होता है ना, वो दिल से, इच्छा शक्ति से आता है, विल से आता है. इस विल टू विन दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. तो बेटा मैं तुम्हें इतने सारे एग्जाम्पल दिए, क्या मैं मान लूं कि आज के बाद से यू आर गोइंग टू सेट योर T=0 एट दिस मोमेंट? तुम्हारी वर्ल्ड कप का रेस स्टार्ट हो चुका है बेटा. मैं देख रहा हूं आप लोग कितने लोग यहाँ पे कर रहे हो, इसका मैं प्रिंट आउट भी लूंगा. सेट योर T=0 नाउ. अभी मैं जो भी बातें बोलूंगा उसको आप नोट डाउन करना. जो आपको लगता है कि आपके लिए रेलेवेंट है उसको नोट डाउन करना. ठीक है? हो सकता है कोई पॉइंट आपको क्लिक कर जाए. इनफैक्ट यही मेंटर का रोल होता है. ठीक. सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आप में से कई सारे बच्चों ने कहा कि क्लास 11 में उनकी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं पाई जैसा वो एंटिसिपेट कर रहे थे. उसके बहुत सारे रीजन होते हैं. एक सिंपल रीजन ये भी होता है, जो आप क्लास 10 से क्लास 11 में ट्रांसफर करते हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो क्लास 10 में जो सिलेबस होता है थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव ज़्यादा होता है, बहुत डेप्थ में नहीं होता है. बट क्लास 11 में लेवल सडनली इंक्रीज करता है. जैसे आप फिजिक्स ले लो तो उसमें शुरुआत में वेक्टर्स आते हैं, कैलकुलस आता है, और काइनेमेटिक्स के थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आते हैं. कुछ बच्चों को रिलेटिव मोशन प्रॉब्लम होता है, कुछ बच्चों को रोटेशन में प्रॉब्लम होता है. तो इनफैक्ट लेवल ऑफ स्टडी सडनली अप हो जाता है. तो बच्चे उससे सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते,
उससे मैचअप नहीं कर पाते, तो एक इनिशियल सेटबैक लग जाता है, और उस इनिशियल सेटबैक की वजह से फंडामेंटल्स वीक रह जाते हैं, तो लॉन्ग रन में वो इफेक्ट करना शुरू करते हैं। इनफैक्ट साइकोलॉजिकली भी हिट करते हैं। इनफैक्ट जब पहले 2-3 टेस्ट बेकार हो जाते हैं तो स्टूडेंट सोचता है शायद उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, वो सोचता है शायद उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है। बेटा ऐसा नहीं है, इट्स नॉट मैटर ऑफ कैपेबिलिटी, इनफैक्ट उसके लिए कुछ और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं इसी चीजों के बारे में बात करने आ रहा हूं, ठीक है। सबसे पहली बात मैं तुमसे बताई, इस हायर लेवल ऑफ स्टडीज जो इफेक्ट करता है वो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। लैक ऑफ एप्लीकेशन एबिलिटी, बेटा न्यूमेरिकल सॉल्विंग एक आर्ट होता है, इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। इट नीड्स टू बी डेवलप्ड। तो एप्लीकेशन एबिलिटी ग्रेजुअली आती है, किसी के पास इनबॉर्न नहीं होती। कोई इतना हाईली टैलेंटेड नहीं होता है कि न्यूमेरिकल देखते ही बोल दे कि मुझसे हो गया। बहुत बार स्टूडेंट ये सोचते हैं कि टॉपर्स के पास कुछ एक्स्ट्रा इंस्टिंक्ट्स होती हैं, और जैसे वो कोई क्वेश्चन देखते हैं वो आंसर देते हैं ए, आंसर देते हैं बी। बेटा ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट उनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री होती है, वो काफ़ी सालों से पढ़ रहे होते हैं, तो उनके अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट डेवलप हो चुकी थी न्यूमेरिकल सॉल्विंग की, और वो कैरी ऑन करती है। उनकी जो हिस्ट्री होती है वो कैरी ऑन करती है, और उसके बेसिस पर वो कुछ चीज़ें जल्दी कर लेते हैं। that habit has to be developed. तो numerical solving is a skill, it has to be developed. कोई born talent नहीं होता है, it has to be developed. ठीक है। तो there's sometimes lack of application ability, इसके स्टूडेंट सोचता है कि शायद मैं ही कमजोर हूं, बट ऐसा नहीं है। बिलीव इन योर सेल्फ, अभी बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, यू कैन अचीव एनी लेवल ऑफ एनालिटिकल स्किल, इतना सफिशिएंट टाइम अभी आपके पास है। लैक ऑफ इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कैसे पढ़ना है, क्योंकि क्लास 10 तक जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होता है। तो आप अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके पढ़ते रहो, कभी वेल प्लान मैनर में नहीं भी पढ़ो, तो सिलेबस बहुत वास्ट नहीं होने की वजह से, और IQ लेवल थोड़ा शार्प होता है, बच्चे थोड़ा शार्प लेवल के होते हैं, तो इनफैक्ट क्लास 10 में सब कुछ आसानी से हो जाता है। बट वो रैंडम अप्रोच 11th क्लास में वर्क नहीं करती है। तो बेटा एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि अब आपको ऑर्गेनाइज होना है। अब आपको ऑर्गेनाइज होना है, ऑर्गेनाइज वर्ड को एकदम लिख लो कि तुम्हें ऑर्गेनाइज होना है, रैंडम नहीं रहना है। प्रॉमिस करो बेटा कि आप जो है ना ऑर्गेनाइज होना है, वेल प्लान्ड होना है, वेल प्लान्ड होना है। आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हो 11 तो बर्बाद हो गया भाई, 11 बर्बाद हो गया, बोलते हो ऐसा किसी से? ऐसे बोलते हो भाई तुम लोग बर्बाद हो गए 11 में? ऐसा बोलना नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। कोई भी टाइम बर्बाद नहीं होता है। इनफैक्ट यू हैव गेन्ड एक्सपीरियंस, और उससे बड़ी लर्निंग कोई हो ही नहीं सकती। अब इस बात का प्रॉमिस करो कि क्लास 11 में जो भी गलतियां हुई हैं, आज आप घर पर आज वर्कआउट करोगे कि क्या आपकी मिस्टेक्स रही हैं। जो आपके मिस्टेक्स हैं उसको आप राइट डाउन करोगे कि ये आपके मिस्टेक्स रहे, ये आपके डिस्ट्रैक्शंस रहे, ये चीजें आप नहीं करोगे। अब आप मैच्योर हो चुके हो। जो आपने लास्ट ईयर जो अभी आपका टाइम निकला है, इसने आपको एक्सपीरियंस दिया है, आपको एक मैच्योरिटी दी है, और इनफैक्ट आपको एक प्लानिंग का सेंस दिया है। तो अब आपको ये सोचना है कि मैं अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस और अपनी सारी वीकनेसेस को राइट डाउन करूंगा, और ये गलतियां दोबारा नहीं करूंगा। अब ये दोबारा नहीं करूंगा। बेटा तुम्हारे पास बहुत टाइम है, एवरीथिंग कैन बी रिकवर्ड। तो जो तुम्हारे अंदर कमियां आ गई थी उसको हमें दूर करना है, ठीक है ना। और मैं कंटिन्यूअसली इस तरह के सेशंस से तुम्हारे पास आता रहूंगा। कंटिन्यूअसली मैं इस बात की मॉनिटरिंग करूंगा। जो आपका चैट है इसको मैं अभी मैं टेक डाउन कर लूंगा, एंड आई विल कम बैक, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट वीक फिर आपके पास आऊंगा। तो आर गिविंग मी एन अपॉइंटमेंट, सेम टाइम सेम डे? अपॉइंटमेंट है भाई तुमसे मेरा, मिलेगा? अवेलेबल? ओके। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा, चैट में आप लिखते आना, जो भी आपके क्वेश्चंस उसको लिख देना, इसको मैं डाउनलोड करके मैं इसको करूंगा, ठीक है ना। वी आर मीटिंग नेक्स्ट वीक ऑल्सो, ठीक है ना। और ऐसे मिलते रहेंगे, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे। लैक ऑफ इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स, रैंडम अप्रोच मैंने बात कर दी, अनप्लान्ड स्टडी। जो अच्छा लग रहा है वो पढ़ते गए, जो अच्छा नहीं लग रहा उसको नहीं पढ़ा। बेटा टेस्ट पे आप पढ़ाई कर रहे थे, जो सब्जेक्ट अच्छा रहा उसको पढ़ते गए, वो स्ट्रांग हो गया। जिसको आपने इग्नोर किया वो वीक हो गया। बेटा वीक और स्ट्रांग इस बात से होते हैं कि आप किसको टाइम दे रहे हो, किसको टाइम नहीं दे रहे हो। जिसको आप टाइम दे रहे होते हो, मन से पढ़ रहे होते हो, स्ट्रांग हो जाता है। जिसमें भी मार्क्स आते हैं उसको आप स्ट्रांग समझते हो। जिसको आप मन से नहीं पढ़ रहे होते हो उसमें आप वीक हो जाते हो, मार्क्स भी नहीं आते हो, आप सोचते खत्म हो गया सब्जेक्ट, फोबिया भी आता है आपके अंदर। तो बेटा जिसको तुम फोकस करोगे वो तुम्हारा नंबर 1 सब्जेक्ट बन जाएगा,
ठीक है ना। कोई भी सब्जेक्ट तुम्हारा नंबर 1 सब्जेक्ट हो सकता है, आपको उसको उतना अटेंशन देना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट का अपना एक अटेंशन रिक्वायर्ड होता है, उसको आप दोगे तो वो डेफिनेटली स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। इनहिबिशन इन आस्किंग डाउट्स एंड टेकिंग हेल्प फ्रॉम द सिस्टम। बेटा तुम में से कितने बच्चे ऐसे हो जो डाउट पूछते टाइम सोचते हो, अगर मैंने डाउट पूछ लिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, टीचर सोचेगा बहुत कमजोर बच्चा है और तुम्हें इग्नोर मार देगा और बाकी बच्चे भी, फ्रेंड्स भी हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। डाउट पूछना एक बहुत ही गलत बात है, और डाउट आ रहा है तो और भी गलत बात है। डाउट तो आनी ही नहीं चाहिए। तुम ऐसे कितने लोग हो जो सोचते हो कि नहीं नहीं मैं डाउट पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती होने वाली है। एक सिंपल सी बात है, कोई नई बात आपको बोली आ रही है, कोई नया आइडिया आपको दिया आ रहा है तो डाउट्स आएंगे ही आएंगे। जब भी कोई नई बात बोली जाती है तो जो आपके मन में थॉट्स आते हैं, उसमें जो ऑर्गेनाइज थॉट्स होते हैं, जो क्लियर हो जाते हैं, उसको आप कॉन्सेप्ट बोल देते हो, जो क्लियर नहीं होता उसको आप डाउट्स बोल देते हो। तो बेटा मेरा एक मैसेज और है तुम्हारे को कि अब जब तुम क्लास 12th में पढ़ना तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना कि लिख के पढ़ना है, मैक्सिमम नोट डाउन करना है किसी लेक्चर में। अगर आप मैक्सिमम नोट डाउन नहीं करोगे ना तो फिर से वही गलती होनी शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट राइटिंग एक ऐसा एक्टिविटी है जिसमें हैंड आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन होता है, तो उसकी वजह से जो कुछ भी आप लिखते हो ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहता है, वो ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहता है। तो इसलिए अब जो कुछ भी पढ़ना है वो लिख के पढ़ना है, राइटिंग वर्क से करना है। जो भी आप राइटिंग वर्क से करते हो वो परमानेंट हो जाता है और इनफैक्ट लॉन्गर रन तक आपको ध्यान रहता है, और यही टॉपर्स में थोड़ा डिफरेंस भी क्रिएट करता है। वो बहुत कुछ लिखते हैं, इनफैक्ट लेक्चर में वो बहुत लिखते रहते हैं, और जब आप लिखते हो ना एक्चुअली तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी अच्छा रहता है। लेक्चर में आप चीज़ों को जब पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे होते हो तो आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड भी रहते हो उस टाइम पे। इसके अलावा जो आप लिखते हो तो इनफैक्ट एक बहुत बड़ी इंटेंट आप दे रहे होते हो। एक बच्चा जो क्लास में लिख रहा है ना, वो एक इंटेंट डिक्लेयर कर रहा होता है कि वो प्रैक्टिस में भी है, टीचर को सुन भी रहा है, उसके पास एक इंटेंट है। बट जो बच्चा नहीं लिख रहा होता है ना, वो पैसिव स्टडी में होता है, और इनफैक्ट समटाइम्स का लिंक भी छूट जाता है। कई बार क्या होता है ना कि वो पढ़ते 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 वो उसका दिमाग कहीं बाहर चला जाता है, फिर थोड़ी बार रिटर्न बैक करता है, कॉन्सेंट्रेशन लैप्स होती है। बट जब आप लिखते रहते हो तो कॉन्सेंट्रेशन लैप्स नहीं होती है। बेटा तुम में से कितने लोग ऐसे हो जो कि क्लास में लेक्चर अटेंड करते टाइम लिखते ही नहीं हो, या इसके अलावा ऐसा भी होता है कि कॉन्सेंट्रेशन लैप्स हो जाता है, शरीर वहीं रहता है और दिमाग कहीं और चला जाता है। ऐसे कई लोग हो, तो इसको आगे ध्यान रखना है। राइटिंग वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल है। ये छोटी बातें डिफरेंस क्रिएट करती हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस में बात हो गई है। लैक ऑफ डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। लैक ऑफ डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। बेटा बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि वो किस लिए पढ़ रहे हैं, उनका टारगेट क्या है, उनका एम क्या है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं। सेंस ऑफ अचीवमेंट ही नहीं होता है, उनके दिमाग में बात होती ही नहीं है कि उनका वर्ल्ड कप क्या है, किस चीज के लिए वो, उनका ड्रीम क्या है। बेटा एक बात ध्यान रखना, इट्स योर ड्रीम एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट इट। कभी भी अपने पेरेंट्स की तरफ देखना। आपके पेरेंट्स जो अचीव नहीं कर पाए वो अपने सपने आपके थ्रू देखते हैं, वो आपसे बोलते नहीं है, बट बिलीव मी every parent wants to fulfill their dream through their child। तो बेटा एक बार उनकी नजरों से भी देखना। आपके अंदर एक डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस होना चाहिए। जो आपके अंदर डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस होगा तो आप अलर्ट रहेंगे, टाइम को प्रॉपरली डिवोट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन में रहेंगे। इस पूरे प्रोसेस में आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको एंटरटेनमेंट नहीं करना है। जिस तरह से आपकी पढ़ाई ऑर्गेनाइज होती है वैसे ही एंटरटेनमेंट भी ऑर्गेनाइज होना चाहिए। बट फॉर नेक्स्ट 1 year, beginning from this moment, t equal to 0, this is your t equal to 0 moment, this is your t equal to 0 moment। ये मोमेंट पर आप सोच लो कि अब जब तक वर्ल्ड कप मेरा ओवर नहीं होता, मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में हूं, एंड आई विल गिव अप ऑल ऑफ माई डिस्ट्रैक्शंस। मैं जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं मैं सबको गिव अप करने वाला हूं। आई एम फोकस्ड नाउ। अब दिस 1.5 years, जब भी मेरा 2025 में जब भी मेरा जे एडवांस होगा, अब मैं फोकस्ड हूं और मैं अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं फोकस्ड हूं। जस्ट प्रॉमिस मी कि अब इस मोमेंट के बाद, ये मोमेंट के बाद, आज के बाद से अब फोकस होना है, ठीक है ना। डू यू वांट टू बी फिश ऑफ shallow waters, or
you want to be shark of ocean, fish of shallow waters or shark of ocean? बेटा ये तुम्हें डिसाइड करना है, ठीक है? तो आज से स्टार्ट है, आज से बेटा टी कोड 0 मोमेंट स्टार्ट है तुम्हारा। ये एक बड़ा सा मैंने आपके सामने एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना? इसको ध्यान से पढ़ना। मैं इसको पढ़ नहीं रहा, मैं जिसका जिस बता देता हूं। आप लोगों ने इनफैक्ट मेटामॉर्फोसिस ऑफ बटरफ्लाई शायद सुना होगा, शायद आपने, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। लास्ट में कोकून से एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई निकलता है, तो वो कोकून से बटरफ्लाई को बाहर निकलने में बहुत पेन होता है, नियर डेथ सिचुएशन होती है, नियर डेथ सिचुएशन। वो टाइम में कोई एक्सटर्नल पर्सन अगर उसको कोकून से बाहर निकाल दे तो वो फ्लाई कभी उड़ नहीं पाता, बटरफ्लाई कभी उड़ नहीं पाता, उसकी डेथ भी हो जाती है। उसको खुद बाहर निकलना होता है, उसको अपने आप से बाहर आना होता है। तो अभी जो आपके क्लास 11 का मोमेंट चल रहा है, यू आर बटरफ्लाई इन कोकून, आप बाहर आना है, आपको ग्रेजुअली आपको बाहर आना है। दीज आर पेनफुल मोमेंट्स। और बेटा इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन हेल्प कर सकता है? वो मैंने लास्ट टाइम में बोला हुआ है, अगेन शी नीड्स टू डू इट again, she needs to do it by herself. She needs to do it by herself. तो बटरफ्लाई की तरह अभी आपके एग्जैक्टली वही पेनफुल मोमेंट्स चल रहे हैं, तो बेटा आपको अपनी मेहनत से बाहर आना है, ठीक है ना? पेनफुल मोमेंट्स है मैं जानता हूं, ट्रांजिशन सिचुएशन है मैं जानता हूं, बट एक विविड, विवाशियस, वाइब्रेंट बटरफ्लाई इज येट टू कम आउट, ठीक है बेटा? तो वाइब्रेंसी भी बहुत होनी चाहिए। ब्यूटिफुल बटरफ्लाइज विल फ्लाई इन 2025, ठीक है? इसको पढ़ना बेटा ध्यान से। दिस इज द मोमेंट दैट यू आर अंडर गोइंग, इसको ध्यान से पढ़ना। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक पॉइंट और मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूं, दैट इज दिस वन, lack of hard work and self doubt on capabilities। बेटा एक ऑनेस्ट कन्फेशन करना है तुम लोगों को, ऑनेस्ट कन्फेशन। जितनी मेहनत करनी चाहिए थी उतनी तुमने करी या नहीं की? वेरी ऑनेस्ट कन्फेशन, वेरी ऑनेस्ट कन्फेशन। तुमने करी, से यस। देखो तुमने मेहनत करी, मार्क्स नहीं आए, डू नॉट बॉदर अबाउट दैट, बट मेहनत ही नहीं करी, अभी भी नथिंग हैज लॉस्ट बिकॉज यू हैव सेट योर टी कोड 0 टुडे, ठीक है ना? बहुत सारे बच्चों ने नो लिखा है, कुछ बच्चों ने यस भी लिखा है, तो बेटा अभी कुछ भी लॉस नहीं है, कुछ भी लॉस नहीं है। यू कैन रिकवर एंड गेन एवरीथिंग, कुछ भी वापस आ सकता है, ठीक है? सेल्फ डाउट ऑन कैपेबिलिटीज, ये बेटा अगर तुम्हारे अंदर आ चुका है, डाउट ऑन योर कैपेबिलिटीज, बिलीव मी, मैंने तुम्हें शुरुआत में मार्वन अट्टापट्टू की स्टोरी सुनाई थी कि उसकी जो फर्स्ट 6 टेस्ट इनिंग्स थी उसमें उसने टोटल 1 रन बनाए। वो गिव अप कर सकता था, वो गिव अप कर सकता था, वो हो सकता था ये सोचे कि आई एम नॉट मेड अप फॉर दिस लेवल, बट ऐसा नहीं हुआ। उसने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी और बिकेम द लेजेंडरी पर्सन। तो बेटा अपनी कैपेबिलिटीज पे डाउट नहीं करना है। बहुत क्लियरली तुम बता दूं कि मेरे इतने सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने एक बात रियलाइज की कि टैलेंटेड, हाई आईक्यू, ये वर्ड्स जो है ना, ये बहुत ही सेकेंडरी वर्ड्स होते हैं। मैंने एक ही बात रियलाइज की, हार्ड वर्क इज मास्टर की। मैं ऐसे बहुत सारे ऑल इंडिया रैंक 1 के मेंटरशिप में आया, मैं उनको बहुत क्लोजली वॉच किया। They studied for 8 to 10 hours consistently, or in fact, they made every Sunday count. बेटा मेरी इस बात को जरूर ध्यान रखना, make every Sunday count, make every Sunday count।
ये वो दिन होता है जिसमें आप बहुत हाई रन रेट बना सकते हो। ये वो दिन होता है इसमें आप रन रेट बहुत हाई पिचअप कर सकते हो। वीकली एवरेज अगर पूरा नहीं हो रहा है, मेक एवरी संडे काउंट। बेटा प्रॉमिस करो कि विल मेक एवरी संडे काउंट, एवरी संडे काउंट। बेटा दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, मेक एवरी संडे काउंट। दिस वन मोर पॉइंट, मे बी कुछ बच्चों को फील हो रहा हो कि दिस फास्ट पेस ऑफ स्टडीज, बट जो बच्चों का मोमेंटम बन जाता है उनको फास्ट पेस नहीं फील होता है। बट समटाइम्स दिस मे बी पॉसिबल, बट बाई प्रैक्टिस हम ऑन पार, बाई प्रैक्टिस बाई हार्ड वर्क हम ऑन पार आ सकते हैं, उस पेस को पिकअप कर सकते हैं। बेटा जेईई एडवांस इज गेम ऑफ क्विकनेस, तो क्विकनेस तभी आएगी जब आपके अंदर एक जो आपको मेंटर कर रहा है वो उस लेवल पे चले जिस पे जेईई एडवांस एक्सपेक्ट करता है। तो इस बिट ऑफ क्विकनेस हमेशा होता है, तो इसलिए दिस पार्ट ऑफ गेम, इस पार्ट ऑफ गेम। और एक बात आप और सोचें, बहुत बार स्टूडेंट इस मेंटालिटी से ड्रिवन होता है कि जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में उसको 100% आता था वैसे जेईई एडवांस में 100% आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देखें तो 40% मार्क्स पे इनफैक्ट एक ठीक ठाक रीजनेबल आईआईटी में एंट्री भी मिल जाती है 40% मार्क्स पे, और अबाउट 75% मार्क्स पे अंडर 100 आ जाता है। ठीक है, तो 40% में एंट्री हो जाती है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, इट इज इनएविटेबल कि जो पेपर का लेवल है वो एडवांस लेवल है, हाई लेवल है। इसका मतलब अगर आप 80% सिलेबस में भी बहुत स्ट्रांग हो, यू कैन परफॉर्म वेल इन आईआईटी। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं 60% मॉड्यूल सॉल्व कर पा रहा हूँ, 75% मॉड्यूल सॉल्व कर पा रहा हूँ तो मेरा नहीं हो सकता। बट अगर आप 75% सॉल्व कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ टीचर, 75% अगर आप पहुंच जा रहे हो, वेरी गुड स्कोर, दैट मीन्स आप 99% का ब्रैकेट तो डेफिनेटली क्रॉस कर सकते हो। तो ये समटाइम्स थॉट होता है कि मेरे 100% मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, या मैं बोर्ड की तरह परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चंस अप्लाइड है, डिफिकल्ट है, इसलिए वहां तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, अब मैं बात करने आ रहा हूं न्यूमेरिकल सॉल्विंग के बारे में। ठीक है ना, ये कुछ पॉइंट्स हैं। इनफैक्ट न्यूमेरिकल सॉल्विंग इज स्कोर ऑफ जेईई एडवांस, स्कोर ऑफ जेईई एडवांस। ठीक है ना, मैं खुद भी अपने अर्ली स्टेजेस में था स्टडीज के, तो मुझसे न्यूमेरिकल सॉल्विंग नहीं होती थी, बट मैंने एक बात रियलाइज की कि जो परसिस्टेंस है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू परसिस्ट ऑन, कीप कमिंग ऑन इट। इनफैक्ट जब आप न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं शुरुआत में कोई आइडिया नहीं आता, माइंड एकदम ब्लैंक होता है, आप क्वेश्चन पढ़ते हो कुछ आइडिया नहीं आता है, कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा होता है। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन रीड करते हो, कुछ भी क्लिक नहीं करता है। तो मैं जीरो स्टेट से बात करना चाहता हूँ कि किसी ऐसी जीरो स्टेट है तो से मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यू शुड कीप ऑन परसिस्टिंग। बेटा मैं बता रहा हूँ, अभी 5% बनेगा, फिर 7% बनेगा, फिर 8% बनेगा, फिर 10% बनेगा। इनिशियल ग्रोथ स्लो होगी, बट अचानक सडनली क्लिक्स आने तो में शो हो जाएंगे। इनफैक्ट ऐसा होता है, इनफैक्ट ऐसा होता है, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो एकदम माइंड ब्लैंक हो जाता है, बट जब आप परसिस्ट करते हो तो ग्रेजुअली क्लिक्स आने शुरू होते हैं, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग से आने शुरू होते हैं, और कुछ दिनों के बाद वो हैबिट हो जाती है। तो इनफैक्ट जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, उनके पास एक नेचुरल हैबिट डेवलप हो चुकी होती है। तो ये हैबिट डेवलप करने वाली बात है। ठीक है, कुछ बच्चों ने मुझसे बोला बैकलॉग के बारे में, बैकलॉग के बारे में ही बात करूंगा, मेरा सेकंड टारगेट बैकलॉग ही है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द बेसिक थ्योरी टॉट इन द क्लास। बेटा इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप राइटिंग वर्क करोगे तो आपको बेसिक थ्योरी समझ में आएगी। इनफैक्ट क्लास जो होता है ना वो सिर्फ आपको इनिशिएशन देता है, उसका जो एक्सटेंशन है वो प्रैक्टिस में आप अर्न करते हो। तो आप क्लास से पढ़ के गए, जो आपने घर पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करना शुरू किया, तो मैं जानता हूं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो आप नेक्स्ट टाइम उसको टीचर से पूछोगे। अब यही मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, जो आपको ड्यू डेट दिया जाता है असाइनमेंट को कि असाइनमेंट इस दिन डिस्कस होगा, बेटा उस दिन रिलीजियसली आपसे एक क्वेश्चन हो या नहीं हो, रिलीजियसली आपको सारे क्वेश्चंस मिनिमम पढ़ के आना चाहिए, ताकि अब टीचर आपको समझा रहा हो तो आपको एक क्लिक आ सके कि आप कहाँ मिस आउट कर गए, क्योंकि यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। बहुत बार जब आप ये समझना शुरू कर देते हैं कि मैं कहाँ मिस आउट कर रहा हूं, तो धीरे आपका ब्रेन उस टाइप के क्लिक्स आपको देना शुरू कर देता है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए होमवर्क में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने सारे अटेम्प्ट किए। अटेम्प्ट बहुत ही नेसेसरी चीज है, अगर आप अटेम्प्ट करते रहोगे धीरे क्लिक्स आपको आने शुरू हो जाएंगे। तो पहली बात, अच्छे से क्लास में थ्योरी पढ़ो। दूसरी बात, टेक अ रीडिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक ऑफ बेसिक लॉज, प्रीफर एनसीईआरटी। जो भी टॉपिक चल रहा है उसका कुछ बेसिक लॉस एग्जिस्ट करते हैं तो एनसीईआरटी उसको जरूर पढ़ो। बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व ना हो पाने का एक रीजन और होता है
कि हमारे जो रीडिंग स्किल होती है ना, कॉम्प्रिहेंशन स्किल होती हैं, वो डेवलप नहीं हो पाई होती हैं। क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ ही नहीं पाते हैं, उसके कौन से क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं, कौन सी चीज की एरियाज हो, समझ ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि क्लास में जब आपको टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसकी लैंग्वेज बहुत ल्यूसिड होती है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाता है वो। क्लास में टीचर बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाता है, बहुत ही अच्छी सी लैंग्वेज होती है, यू अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। बट वही चीज जब स्टैंडर्ड टेक्स्ट में आती है तो स्टूडेंट फंबल करना शुरू कर देता है। तो आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल स्ट्रांग हो, आप खुद समझ सकें सवालों को, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रेफर करें। और क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, इस वेरी वेरी गुड लैंग्वेज, वेरी स्टैंडर्ड लैंग्वेज, बहुत ही हाईली लर्नड प्रोफेसर ने इसको लिखा हुआ है। माई फ्रॉम माई साइड मोस्ट रिकमेंडेड बुक इज एनसीईआरटी। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें छुपी हुई हैं और बहुत अच्छा इसका लेवल होता है। और बेटा मान लो तुम्हें टाइम नहीं मिल पा रहा है, इन केस तुम्हें टाइम नहीं मिल पा रहा है एनसीईआरटी पढ़ने का, तो उससे पॉइंट्स टू पॉन्डर होता है और समरी होता है, उसको हर चैप्टर में रिलीजियसली पढ़ो। बिलीव मी, आपको बहुत सारे जेम्स मिलेंगे। जेम्स ऑफ एनसीईआरटी, पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी में जरूर होते हैं। तो एनसीईआरटी को पढ़ोगे, उसमें रीडिंग स्किल भी बढ़ेगी, तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन भी स्ट्रेंथन होगा। क्योंकि अभी क्लास 11 से 12 में आप जा रहे हो तो आपके अंदर एक भावना ये भी आई कि मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन का क्या होगा। तो अभी से अगर आप हैबिट बना लोगे एनसीईआरटी को पिकअप करने का, तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। बेटा अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आज तुम्हें बोल रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन और जे एडवांस की प्रिपरेशन सेपरेट प्रिपरेशन होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो बच्चे अभी से सिंक करके चलते हैं उनके लिए सब कुछ आसान हो जाता है, क्योंकि ये बहुत अर्ली स्टेज है। अगर आप अभी से इस बात को ध्यान देना शुरू कर दो कि मुझे एनसीईआरटी इनकॉर्पोरेट करना है, हाउ टू इनकॉर्पोरेट दैट एनसीईआरटी, सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। सीधे जो लॉज लिखे हुए सीधे लॉ पे चले आओ, उसको बहुत ध्यान से पढ़ो, क्योंकि बाकी चीज में क्लास से पढ़ाई जा चुकी है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में क्लास में पढ़ाया जा चुका है। सीधे लॉस पे चले आओ, उनके प्रॉस एंड कॉन्स को देखो, डेरिवेशंस देखो, पॉइंट्स टू पॉन्डर देखो, समरी देखो। और अगर हो सके तो टीचर से पूछ लो सर एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चंस रेलेवेंट हैं, तो ट्राई टू सेटल एनसीईआरटी इन दैट वीक इटसेल्फ। तो उससे क्या होगा कि पूरे ईयर लॉन्ग तुम एनसीईआरटी और बोर्ड एग्जामिनेशन के ट्रबल से एकदम दूर रहोगे। बेटा तुम्हारा वर्ल्ड कप आने वाला है, स्टार्ट हो गया है। इस साल का जो तुम्हारा समर वेकेशन होने वाला है, या इस साल का जो हमारा ब्रेक होने वाला है क्लास 11 के बाद, मेक दैट काउंट। बेटा अभी प्रॉमिस करो तुम, अभी इस बात को प्रॉमिस करो तुम मेरे को कि अभी क्लास 11 के बाद जो ब्रेक मिलेगा ना, क्लास 11 के बाद जो ब्रेक मिलेगा, वो ब्रेक में यू विल यूज इट एज पावर प्लेस। बेटा ये फर्स्ट 10 ओवर्स है, रोहित शर्मा की तरह आगे बढ़ो, खूब सारे छक्के मार दो एक साथ, कम से कम एनसीईआरटी निपटा दो ना एटलीस्ट। इसको लिख लो बेटा, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जस्ट लाइक रोहित शर्मा आगे आके एकदम उड़ा दो सबको जो है। मेक अ प्रॉमिस, क्लास 11 के बाद 12th का जो ब्रेक मिलेगा ना, जितने भी ब्रेक मिलेगा, यू विल मेक दैट ब्रेक काउंट। उसमें एनसीईआरटी फिनिश कर दो ना तुम, उसमें बस एनसीईआरटी फिनिश ऑफ कर दो। Thoroughly read the derivations, proofs, important points of laws and theorems from NCERT. ठीक है? Memorize basic questions by writing them. तो बेटा important points क्या, वो आपने टेक्स्ट पढ़ लिया, टेक्स्ट पढ़ने के बाद आपने डेरिवेशंस भी पढ़े। बेटा डेरिवेशन पढ़ने से तुम्हें डबल फायदा होगा। एक तो डेरिवेशन इटसेल्फ न्यूमेरिकल होता है, डेरिवेशन इटसेल्फ आपको बता रहा होता है कि व्हाट इज फिलॉसफी बिहाइंड पर्टिकुलर फार्मूला, व्हाट इज फिलॉसफी बिहाइंड पर्टिकुलर लॉ। बहुत सारे बच्चे डेरिवेशन स्किप कर देते हैं, इसलिए उनको एसेंस ऑफ दैट फार्मूला मिलता ही नहीं है। इससे डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसको आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि ये डेवलप कैसे हुआ और क्यों हुआ। ये जब आपको पता चलता है कि कोई फार्मूला क्यों डेवलप हुआ, तो न्यूमेरिकल पढ़ते टाइम यही क्लिक आपको आता है। तो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, नेवर स्किप इट। क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे होगे तो बोर्ड में अक्सर डेरिवेशंस भी आते हैं, तो वहां भी आपको उसको हेल्प मिल जाएगी। नेवर स्किप इट। न्यूमेरिकल सॉल्विंग वीक होने का रीजंस बता रहा हूं तुम्हें मैं। क्या होता है कि आपने क्लास में नहीं पढ़ा, टेक्स्ट बुक की स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं जानते हो, तुम्हें डेरिवेशंस पढ़े नहीं है, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं कि फंडा क्या है, फिलॉसफी क्या है उस फॉर्मूले के पीछे, प्रूफ्स तुमने नहीं पढ़े। और जब आप प्रूफ्स नहीं पढ़ते हो तो आपको एक्सेप्शंस नहीं पता चलते हैं, आपको पता ही चलता है कि उस लॉ के लिए एक्सेप्शन क्या है, वो आपको पता ही चलता। इसी को कॉन्सेप्ट क्लियर होना बोलते हैं, इसी को फंडामेंटल्स बोलते हैं। यही चीज फंडामेंटल बिल्ड करती है, यही पढ़ने के तरीके हैं। ये कंजर्वेटिव जरूर तुम्हें लग रहा होगा, बट दिस इज द मेन पाथ, यही पाथ टू सक्सेस है। फिर ये पढ़ लेने के बाद मेमोराइज द बेसिक क्वेश्चंस बाय राइटिंग देम। अब जब तुम इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे आओगे तो अब तुम सोचो तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर है,
तुम्हारे को फॉर्मूला लिख के तुमने याद किया हुआ है। अब जब तुम न्यूमेरिकल अटैक करोगे तो व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज गिवन, उसके बीच में कोरिलेशन सिंक्रोनाइजेशन बहुत इजीली हो जाएगा। बट इसको तुम अंडरमाइन मत करना, इसको ध्यान से एक बार देखना क्या लिखा हुआ है। ये फंडामेंटल स्टेप्स हैं, ये फंडामेंटल स्टेप्स हैं। बात आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आप विजुलाइज करो कि वो किस सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं फिजिक्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट होता है, वहाँ पे विजुलाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है। वहाँ पे तो हमें ये देखना होता है कि क्या क्या कंडीशंस दी हुई हैं, किन चीज़ों को मिक्स करना है। ठीक है, तो ये मोर ऑफ मैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ इमेजिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो विजुलाइज द सिचुएशन, अप्लाई स्ट्रेटजीज सजेस्टेड बाय मेंटर्स। बेटा तुम बुक पढ़ चुके हो, फॉर्मूले लिख के याद कर चुके हो, क्लास तुमने ठीक से अटेंड की है। अब जब टीचर्स इलस्ट्रेशंस दे रहे होते हैं तो ड्यूरिंग दैट इलस्ट्रेशंस वो जरूर बताते हैं कि इसमें ट्रिक क्या है, व्हाट इज न्यू थिंग, उसको अंडरलाइन कर लो, सोचो कि हाँ वो भी कभी यूज होगा। एक टीचर बहुत सारी टेक्स्ट बुक के बराबर होता है। लेक्चर इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो चीज़ आप शायद 10 आवर्स में करने वाले हो वो एक लेक्चर आपको 1 आवर का उस चीज़ को क्लियर कर सकता है। तो जो आपका मेंटर सजेस्ट कर रहा है ट्रिक्स एंड टिप्स, उस पर जरूर ध्यान देना होता है, उसको अंडरलाइन करना होता है। इनफैक्ट आपके नोटबुक में यही चीज़ अंडरलाइंड होना चाहिए, स्ट्रैटेजीज ही अंडरलाइंड होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्चुलाइज योर एक्शन प्लान। आपने ट्रिक्स याद किया, अब आपने मन में एक बनाने की कोशिश करी कि मैं किसके बाद क्या अचीव करने वाला हूँ। ठीक है, शुरू में इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, बट शुरू मान लो 10 मिनट लगता है, तो विद प्रैक्टिस धीरे धीरे वो 5 मिनट लगेगा, फिर 3 मिनट लगेगा, फिर 2 मिनट लगेगा, फिर तुम्हारे पास क्विकनेस आ जाएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं मेरे पास स्पीड ही नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल में मेरे पास स्पीड नहीं बनती, एग्जामिनेशन हॉल में मेरे पास स्पीड नहीं बनती। तुम इस कितने लोग बोलते हो भाई एग्जामिनेशन हॉल में पास स्पीड ही नहीं आती? सारे ही बोलते हो। अच्छा मुझे बताओ कि स्पीड एग्जामिनेशन हॉल में आएगी, वहां पे डेवलप करनी है स्पीड, या स्पीड प्रैक्टिस में डेवलप होगी? स्पीड डेवलपमेंट का सही जगह कहाँ है, कौन सा है, कहाँ पे स्पीड डेवलप होता है? प्रैक्टिस में होता है बेटा, वो प्रैक्टिस में होता है। जो आप ये स्टेप्स अप्लाई करोगे तो प्रैक्टिस में आपका जो टाइम है वो इम्प्रूव होगा। इनफैक्ट एग्जामिनेशन हॉल इज नॉट ए टेस्टिंग ग्राउंड, वो टेस्टिंग ग्राउंड नहीं है, वो तो आपकी प्रैक्टिस को रिवील कर रहा है। आप कितना पढ़ के आओ उसको रिवील कर रहे हैं, टेस्टिंग तो घर पे होनी है। ठीक है, तो आपने विजुलाइजेशन किया, मेंटर्स ने स्ट्रैटेजीज की, उसको थोड़ा सा हमने रिकॉल किया, एक्शन प्लान बनाया, इक्वेशंस बनाई, आपने सॉल्व किया। ठीक है ना? हाँ, समटाइम्स कभी आपको फील हो, इट्स इंपॉर्टेंट थिंग, समटाइम्स क्या होता है कि कोई क्वेश्चन में अन्य कोई मैथमेटिकल स्किल इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है ना? उसको जरूर अंडरलाइन कर लो और अपना एक नोट डाल दो कि ये मैथमेटिकल स्किल क्यों यूज की थी, कब यूज की थी, किस पर्पस के लिए यूज की थी। टीचर भी कोई मैथमेटिकल स्किल के बारे में बात कर रहा हो, उसको नोट डाउन कर लो। इनफैक्ट इस तरह के छोटे छोटे जेम्स को कलेक्ट करके एक बहुत बड़ी चीज बनती है। ग्रेजुअली आप फिर मास्टर माइंड बनते हो, मैथमेटिकल स्किल्स कलेक्ट होती हैं, छोटे छोटे जेम्स मिलते रहते हैं, तो तुरंत उसका इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ता। 2-3 महीने के कलेक्शन के बाद फिर आपको ग्रेजुअली रियलाइज होगा कि इस क्वेश्चन में रही तो फिर से स्किल रिपीट हो रही है। तो फिजिक्स में स्पेशली क्या होता है, कुछ मैथमेटिकल स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो मैथमेटिकल स्किल को आप नोट डाउन कर लो, वो आगे कभी आएगी। वही वही चीज टिप्स एंड ट्रिक्स हम बोलते हैं ना, वही मैथमेटिकल स्किल्स होती हैं समटाइम्स। अब मैं आप लोगों के बहुत ही दिल के पास एकदम फेवरेट टॉपिक, बहुत सारे बच्चों को एकदम बिल्कुल ही अचानक ही एकदम बिल्कुल लगा होगा अरे यार आज तो बिल्कुल यही चीज़ सुनने के लिए तो मैं आया था यहाँ पर, यही चीज़ सुनने के लिए आया था मैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हो कि ये आई वॉज वेटिंग फॉर इट, बैकलॉग। बैकलॉग एकदम दिल छू गया तुम्हारे जो है, सारे बच्चों का दिल पे एकदम बिल्कुल हो गया अरे बैकलॉग्स यार, बैकलॉग्स बैकलॉग्स बैकलॉग्स। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये कि बैकलॉग को बैकलॉग मत समझो, वो बैकलॉग होता ही नहीं है। सही है, तुमने एक 50 ओवर्स का क्रिकेट का गेम खेला, कुछ ओवर्स मेडन चले गए, सही है,
क्या चलेगा? कुछ मेडन ओवर्स हो गए, तो मेडन ओवर्स हो गए तुम हिट विकेट हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा कुछ कुछ ओवर्स तुम्हारे मेडन चले गए हैं क्योंकि। या फिर आगे के ओवर्स में रन रेट कवर करने की कोशिश करोगे। अच्छा, आगे के ओवर्स में रन रेट कवर करने की कोशिश करोगे तो एक एक्शन प्लान से करोगे या ब्लाइंडली हिटिंग स्टार्ट कर दोगे? विराट कोहली की तरह अप्रोच करोगे या ऐसे ही हिटिंग करना शुरू कर दोगे? हाँ तो बेटा ऐसे ही है, ऑर्गेनाइज मैनर में काम करना शुरू करोगे। तो पहली बात, बैकलॉग को बैकलॉग समझना बंद कर दो। वो हुआ ही नहीं ऐसे मान लो, वो हुआ ही नहीं ऐसे मान लो, ठीक है ना। अभी मैं कुछ ये सजेस्ट करूंगा, उसको फॉलो करना है तुम्हें, ठीक है। हमें जस्ट अपना रन रेट आगे बढ़ाना है, फास्ट करना है, ठीक है। आपको अपने मेंटर से मिलना है, राइट। अपने मेंटर से मिलना है, मेंटर का मतलब सब्जेक्ट टीचर से, उससे बात करनी है, उसको मैसेज करो, उसको ऐप पे लिखो, उसको मैसेज करो, उसको बताओ, ठीक है ना। पहला काम क्या है? सब्जेक्ट प्रोफाइलिंग। क्या करना है? सब्जेक्ट प्रोफाइलिंग। बैठो चुपचाप अपने स्टडी टेबल पर, वो पूरा एक थिंकिंग लगा करके वर्क ऑन करो कि तुम्हारे कौन से टॉपिक्स रियली वीक हैं, क्रिटिकल कौन से हैं, उनकी एक लिस्ट बना लो, ठीक है ना। लेट्स टेक अ वर्स्ट के सिनारियो के सारे ही बेकार हैं, ठीक है, उसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। आप एक लिस्ट बना लो कि ये टॉपिक्स आपके वीक रह गए, ठीक है। अब आपको मेंटर से बात करनी है कि मेरे ये टॉपिक्स वीक हैं, इसमें वो टॉपिक्स कौन से हैं जो क्लास 12 में कनेक्टिविटी रखते हैं, क्लास 12 से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो जिनकी क्लास 12 से कनेक्टिविटी है तुम्हारी, उनको सबसे पहले करना है, ठीक है ना। इसलिए तुम्हें मेंटर से मिलना है। मेंटर से किस लिए मिलना है? सब्जेक्ट टीचर्स क्या बात करनी है, कौन से टॉपिक्स की कनेक्टिविटी है क्लास 12 से, किसको पहले करना है, कौन से क्रिटिकल है, वो तुम कर लोगे तो क्लास 12 तुम्हारा सुधर ही गया। और बाकी बीच में हम पावर प्लेस यूज करते हुए और टाइम का जुडिशियस यूज करते हुए जो 11th के रिमेनिंग टॉपिक्स उसको कवर कर लेंगे हम, ठीक है ना। तो पहला तुम्हारे पास आइडिया ये हुआ, ठीक। सब्जेक्ट प्रोफाइलिंग करो। इवन इफ यू हैव कवर्ड 50% सिलेबस, डू नॉट वरी। तुम में से कितने ऐसे बच्चे हो जो कि अबाउट 50-60% तो सीरियसली कर चुके हो, उसमें इतना ट्रबल नहीं है। 50-60% तुम्हारा कवर्ड है, करीब 30% 40% का तुम्हारा समस्या है, ठीक है ना। अगर 30-40% की समस्या है तो बिलीव में कोई समस्या नहीं, इट्स नॉट अ ट्रबल, इससे तुम आराम से बाहर आ जाओगे। और 80% कर चुके हो तो यू आर चैंपियन, बिलीव मी यू आर चैंपियन, तुम एकदम जेई एडवांस के एकदम रास्ते पे हो। 80% वाले 70% वाले एब्सोल्युटली खुश रहो, थोड़ा सा और मेहनत करके अपनी टॉप रैंक्स के बारे में सोचो मैं कैसे लाऊंगा, ठीक है ना। इनका 40-50% है, वो भी कुछ भी रैंक ला सकते हो, बहुत टाइम है अभी, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो मेरे पास डेटा आ रहा है उसके हिसाब से 40-50% ज़्यादातर बच्चे लिख रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं एड्रेस कर रहा हूँ। 80% वाले भी उसको इंटरपोलेट कर लेना उस चीज़ को, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट द मेंटर एंड फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बेटा ये तुम करोगे, ठीक है ना, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं अपनी तरफ से कुछ टॉपिक्स दूंगा, बट हो सकता है मुझे कोई टॉपिक लगता हो कि ये बहुत क्रिटिकल है, हो सकता है तुम्हें आता हो, ठीक है ना। इस जो मैं टॉपिक्स की लिस्ट दे रहा हूँ उस पर तो रिलाई नहीं करना है, तुम्हारी जो अपनी लिस्ट है उस पर तुम्हें रिलाई करना है। अभी कोकून की स्टोरी सुनाई थी ना तुम्हें, अभी तुम्हें कोकून की स्टोरी सुनाई थी ना, कैसे बाहर आना है? अपने आप से, अपने आप से करना है बेटा। जब अपने आप से करोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। टॉपिक्स दैट ऑफ कनेक्टिविटी क्लास 12th एंड दैट आर इंडिपेंडेंट, ये सॉर्ट आउट कर लेना। अब बेटा जो इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स इंडिपेंडेंट हैं, उनको तो हमें बाद में लेना है। उनको तो हमें क्रूशली 2 महीने में एक टॉपिक ले लिया, 2 महीने में एक टॉपिक ले लिया, ऐसे करते करते पूरा साल है। तो तुम पहले से ही कैलेंडर में मार्क कर सकते हो ना कि मैं अप्रैल मंथ में ये टॉपिक लूंगा, मई में ये टॉपिक लूंगा, जून में ये टॉपिक लूंगा। उसको आप इंटरस्पर्स कर सकते हो पूरे ईयर लॉन्ग, पूरे ईयर लॉन्ग उसको इंटरस्पर्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये टॉपिक्स उतने वरीसम नहीं है, इनको पहले हमें टैकल करना है। क्लास 12th का हमारा सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। तुम में से बहुत सारे बच्चे अर्ली एडवांस बैच ले रहे होगे, ठीक है ना, तो तुम्हें भी बीच में गैप्स मिलेंगे, तो उसमें हम इसको कवर करेंगे और उसका मैं एक मैकेनिज्म भी बनाऊंगा, उस मैकेनिज्म थ्रू कवर करेंगे इसको, ठीक है। इसका तुम्हारे पास मैकेनिज्म भी दूंगा कि कैसे आप उसको कर सकते हो। डू नॉट हरी अप इन कवरिंग द मिस सिलेबस। अब बेटा ये सोचो कि तुम्हारा एक तो बैकलॉग है, तुम उससे डरे हुए हो और उसको तुम जल्दी जल्दी कर रहे हो, तो कोई फायदा होगा क्या?
सिर्फ रीडिंग से कोई फायदा होगा क्या? अनलेस इट इज थॉरली सेटल्ड कोई फायदा होगा? तो उसको हरी अप नहीं करना है, डू नॉट हरी अप, ठीक है ना? पेशेंस रखना है, एक बैटल प्लान के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है? यू गॉट टू हैव बैटल प्लान। पर वीक 1 chapter niche subject, that means a total of 3 chapters per month ले रहा हूं मैं, ठीक है ना? मतलब मैंने ऐसे मान लिया कि आप 1 वीक में कोई एक सब्जेक्ट का कोई एक चैप्टर लोगे, ठीक है ना? उसको सेटल करने की कोशिश करोगे और 3 डेज का एक बफर ले लो, 10 डेज मान लो, तो इन 30 डेज तुम्हें 3 चैप्टर्स कवर करने, पीसीएम का, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथमेटिक्स। जस्ट इमेजिन कि अगर 1 मंथ में तुम 3 चैप्टर्स कवर कर लेते हो, ठीक है? 1 मंथ में 3 चैप्टर्स अगर तुम कवर कर लेते हो और इफेक्टिवली तुम्हारे पास 7 to 8 मंथ्स हैं, 7 to 8 मंथ्स हैं, तो डू यू बिलीव कि बैकलॉग जिसको तुम बोल रहे हो इट कैन बी कवर्ड? जिसको मैं बोल रहा हूं पावर प्लेस, इंक्रीज योर रन रेट, तो क्या हम रन रेट इंक्रीज करके कैन वी कवर? अगर मैं अभी से प्लान आउट कर दूं कि अप्रैल में मैं न्यूटन्स लॉ करूंगा, मैं मई में सर्कुलर मोशन करूंगा, मैं जो जून में मैं रोटेशनल मैकेनिक्स करूंगा, सेंटर ऑफ मास इस टाइम पे करूंगा, थर्मोडायनामिक्स में ऐसे करूंगा, जो मेरा बैकलॉग है उसको अगर मैं पहले से प्लान कर दूं और एक कैलेंडर पे रख दूं, कैलेंडर में अपने सामने लगा दूं, तो मुझे वो विजिबिलिटी होगी उसकी। तो क्या मैं 8-9 महीने में कवर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? डज इट सीम रियलिस्टिक और नॉट? पहले तो बता दो, ये रियलिस्टिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इज इट रियलिस्टिक? क्या ये गेम प्लान, बैटल प्लान बनाया जा सकता है? बेटा लग रहा है, ठीक है ना? हाँ, अब बताओ, अब मेरे को फिर से मेरे को बताओ अभी कि मेरी इस बात से आर यू गेटिंग एनकरेज कि आई कैन कवर इट अप? ये कवर हो जाएगा। अब तो कोई नहीं रोक सकता मेरे को। रियलिस्टिक लग रहा है, कवर हो सकता है ना? बस बेटा यही बात होती है, कॉन्फिडेंस, इट्स मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है? हो जाएगा कवर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1 चैप्टर 10 डेज दे रहा हूं मैं, ठीक है ना? अच्छा, अब बात ये कि आपको टाइम का डिवीजन कैसे करना है। तो जो करंट सिलेबस चल रहा है वो 80% ऑफ योर टाइम शुड गो फॉर 80% ऑफ टाइम शुड गो फॉर व्हाट? करंट सिलेबस। बेटा उसका बैकलॉग नहीं बनाना है, उसका बैकलॉग नहीं बनाना है, ठीक है ना? उसका बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है। मिस सिलेबस का 20% यूज करना है, मिस सिलेबस 20% ऑफ टाइम देना है, ठीक है? डेली 2 hours टू बैकलॉग, ये तुम दे सकते हो क्या? क्या ये दे सकते हो तुम? एवरी डे 2 hours फॉर बैकलॉग। अब ये सोचो तुम कि जो तुम्हारा करंट टॉपिक है, करंट टॉपिक तो क्लास में चल ही रहा है, टीचर्स को पढ़ा ही रहा है, तुम्हारी कनेक्टिविटी बनी हुई है, ठीक है? थोड़ा बहुत अगर उसमें थोड़ा ड्रॉप भी होता है तो यू कैन मैनेज, ठीक है? बट अब ये सोच लो कि ये जो 2 hours है ना, ये 2 hours किसी भी कीमत पर, चाहे तुम्हें जगना पड़े, बेटा वही स्टोरी, ककून की स्टोरी, पेन की स्टोरी, टू बिकम अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, वो स्टोरी देखनी है। यही पेन है, इसी को बियर करना है। बेटा लर्निंग ना विदाउट पेन नहीं होती, इसी को बियर करना है। तो अब ये सोचो कि मैं 2 hours तो मेरे को देने ही देने, कुछ भी हो जाए ये नहीं छोड़ूंगा, चाहे एक्स्ट्रा जगना पड़े, चाहे मेरे को कुछ एक्स्ट्रा मेरे को जगना पड़े, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, बिकॉज आई एम कमिटेड टू माई कॉज। वर्ल्ड कप लाना है, ठीक है ना? 4 to 6 hours करंट सिलेबस को देना है, 2 hours टू बैकलॉग देना है, ठीक है? मेक संडे काउंट, इन क्रिकेट सेंस कवर द रन रेट एज अर्ली एज पॉसिबल। मेक द संडे काउंट का मतलब ये, बेटा रन रेट को बढ़ाते नहीं जाना है, बढ़ाते नहीं आना है। प्रॉमिस करो कि क्लास 12 सिलेबस में बैकलॉग नहीं बनने दोगे, बैकलॉग नहीं बनने दोगे, कुछ भी हो जाए। ये जो बैकलॉग नाम का टर्म यूज करो ना, उधर नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। अब तुम अपने मिस्टेक से लर्न कर चुके हो एंड यू विल नॉट कमिटेड अगेन। ये तो दोबारा नहीं होना है, जस्ट मेक अ प्रॉमिस, ये दोबारा नहीं होना है, ये नहीं होना बेटा। टाइम लिखो, किस टाइम पे तुम कर रहे हो प्रॉमिस? टाइम 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 टाइम, यस।
ये सेव्ड रहेगा मेरे पास, ठीक है। टाइम मेंशन करो कब तुम कसम खा रहे, हाँ ऐसे करके बोलो कसम खा रहे, ठीक है। अब उसमें क्योंकि आप एक लिमिटेड टाइम दे रहे हो, तो सॉल्व ओनली 2 एक्सरसाइजेस एंड मूव ऑन इन द फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में 2 एक्सरसाइज करनी है, एक फंडामेंटल एक्सरसाइज कर लो, एक फंडामेंटल एक्सरसाइज कर लो और कोई एक एक्सरसाइज और कर लो, वो जो भी तुम करना चाहते हो, ठीक है। बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेई एडवांस एंड जेई मेन। जेई मेन में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है ना, वो मॉडरेट सा होता है। दैट मींस जो आपकी एक्सरसाइज 1 होती है ना, O1 फर्स्ट लेवल, उस लेवल का ही जेई मेन होता है। तो लेवल ऑफ जेई मेन लो होने की वजह से उसमें हाई मार्क्स, हाई परसेंटेज आता है, उसका मेरिट थोड़ा हाई होता है। तो जेई मेन का मूल मंत्र है कि आपका 100% सिलेबस कवर होना चाहिए। अगर आपने 100% सिलेबस कवर कर लिया और सिर्फ 2 एक्सरसाइज कर ली हैं, एक फंडामेंटल एक्सरसाइज और दूसरी प्रीवियस क्वेश्चन से, सिर्फ 2 एक्सरसाइज से जेई मेन में 99 परसेंटाइल आ जाएगा। सिर्फ 2 एक्सरसाइज से सारे चैप्टर्स कवर होने चाहिए, ये मूल मंत्र है जेई मेन का। और लास्ट में जब तुम प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट सीरीज करोगे, तो उससे तुम्हारा और थोड़ा इनहांसमेंट हो जाएगा। जेई एडवांस में इन डेप्थ जाना होता है। जेई एडवांस में इनफैक्ट क्योंकि उससे क्वेश्चंस का तरीका ऐसा होता है, चेंजिंग पैटर्न होता है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई होता है, तो उसमें इन डेप्थ स्टडी चाहिए होती है। उसमें तुम्हारी एबिलिटी चेक कर रहे हैं, वो न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो एबिलिटीज तो तब डेवलप होती है जब आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करते हो। तो अभी मैंने आपसे बोला कि जिस चीज पे बैकलॉग है उसको तो अभी हम पहले जेई मेन लेवल तक पहुंचा रहे हैं, और बाकी जो 80% सिलेबस है या 60% सिलेबस, उसको हम जेई एडवांस लेवल तक कर रहे हैं। क्लास 12th वालों को तो हम अच्छे लेवल पे करेंगे, बट अभी हम डिफेंड करेंगे। आप ऐसे सोचो कोई अच्छा बॉलर हो गया तो विल डिफेंड आवर विकेट। तो जो आपके बैकलॉग्स हैं, जो आपके वीक टॉपिक्स, उसको हम जस्ट डिफेंड कर रहे हैं। दिस विल बी द स्ट्रेटजी, उसको डिफेंड कर रहे हैं ताकि जेई मेन में हम सेटल कर दें। क्योंकि बीच में तुम्हें टाइम ऐसे मिलेंगे, सेकंड राउंड पे फिर टाइम मिलेगा, हो सकता है तुम्हें सेकंड टाइम मिले, ठीक है ना। तो इफ टाइम अलाउस, कम बैक टू द रिमेनिंग एक्सरसाइज इन द सेकंड राउंड। जो रिमेनिंग एक्सरसाइज को आप सेकंड राउंड में भी ले सकते हो, जे एडवांस लेवल को आप सेकंड लेवल पर अचीव कर सकते हो, ठीक है ना। अभी जो मैंने एम्फेसाइज किया कि न्यूमेरिकल सॉल्विंग डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। रीडिंग गुड थ्योरी डेवलप्स कॉन्सेप्ट्स, गिव्स यू मैनिपुलेशन ऑफ आइडियाज, ठीक है ना। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ थ्योरी एंड इम्प्रोवाइजेशंस comes only after practice। मीन्स थ्योरी पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट आ गया, आइडिया आ गया, ठीक है ना। बट थ्योरी और न्यूमेरिकल सॉल्विंग ये मिक्सअप कैसे, ये सिंक्रोनाइजेशन कैसे आएगा? दैट सिंक्रोनाइजेशन कम्स थ्रू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सबसे की एलिमेंट है, ठीक है। तो बेटा मैं काफी क्लोज टू टाइम हूं, तो अभी मैं अपने सेशन को नेक्स्ट 3-4 मिनट्स में मैं इसको ओवर करूंगा, ठीक है ना। आई विल कम बैक टू यू, आपने अपॉइंटमेंट दे दिया है मेरे को, आई विल कम बैक टू यू, आई विल कंक्लूड दिस थिंग, और तुम्हारे क्वेश्चंस का मैं आंसर भी करूंगा, ठीक है ना। तो आपके कुछ क्वेश्चंस अगर हैं तो उसको आप लिख सकते हो, मैं इसको डेफिनेटली आई विल आंसर देम। तो नेक्स्ट वीक वी आर मीटिंग अगेन, ठीक है बेटा। अगर तुम ये कर सकते हो तो करो। टेक एवरी चैप्टर एज ए मैच टू बी वन। ये सोच लो कि हर चैप्टर एक मैच है, एक प्रीलिमिनरी मैच है, इसको तुम्हें जीतना है, ठीक है ना। जो आप इस सेंस से खेलोगे ना, टारगेट आपके पास रहेगा। टारगेट जब कोई व्यक्ति काम करता है ना, तो मोनोटोनस रूटीन नहीं होता। आप सोचो इस वीक में चैप्टर मेरे को जीतना है, ये गेम था मैंने जीत लिया, ये पाकिस्तान आया उड़ा दिया इसको ने, ठीक है, ये न्यूजीलैंड आया इसको हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया आया हरा दिया। हर चैप्टर तुम्हारा एक गेम है, ठीक है। दिस एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टारगेट्स, टारगेटेड स्टडीज। अब क्योंकि आप लोग स्कूल जाते हो, तो इसलिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ एट मोस्ट आपको 4 hours to 5 hours, शायद थोड़ा मुश्किल से 4 to 5 hours आपको शायद मिलता होगा, ठीक है ना, इन अ डे, जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर मैं ऑन एवरेज 3 hours काउंट करूँ फॉर 6 days, तो 18 hours तो आपके वर्किंग डेज पे हो गए। दैट मीन्स फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, एंड आई हैव ऑलरेडी सेड मेक संडे काउंट, ठीक है ना, 10 to 12 hours। दैट मीन्स बेटा अगर तुम 30 hours क्लॉक करना शुरू कर दो, 30 hours इन अ वीक, मैं ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, डिमांडिंग, आई नो, मुझे मालूम है, बट बेटा
हार्डर द बैटल स्वीटर द विक्ट्री, ठीक है ना, हार्डर द बैटल स्वीटर द विक्ट्री। दैट मीन्स थोड़ा मुश्किल है, बट तुम लोग करोगे इसको, तुम लोग इसको करोगे। और जिस भी दिन आपको स्कूल से आपको जिस भी दिन आपको छुट्टी मिल जाती है या कोई ऐसा ब्रेक मिल जाता है, मेक दैट डे काउंट। उस दिन उसको पावर प्ले बना के एक बढ़िया सा उसको रन रेट कवर कर दो उस दिन। बेटा ये मैनेज करना पड़ेगा, ये तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा, और यही छोटी चीजें होती हैं जिसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं, और इसी से बच्चे आगे निकलते हैं, टॉपर्स इसी से आगे निकलते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर सेक ऑफ विजुअलाइजेशन मैंने आपको बनाया हुआ है। ऐसे बच्चे जो नोट्स नहीं ले रहे होते हैं और जो बच्चे नोट्स ले रहे होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप गेन करते आते हैं, एंड दे गेन दिस, इस विजडम, स्पेलिंग को माफ कर देना, ठीक है। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स ये ट्राई करते हैं, हम ये ट्राई करने आ रहे हैं। अभी मैंने तुम्हें क्या समझाया, अभी मैंने जो तुम्हें समझाया, करंट सिलेबस एंड बैकलॉग्स को मिक्स करना है, बैकलॉग को ओवर 6 to 8 मंथ्स कवर करना है, क्रिटिकल टॉपिक्स को पहले लेना है, ठीक है ना। दैट मीन्स छोटे स्टेप्स में आना है, ये जंपिंग करने की कोशिश नहीं करनी है, पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है ना भाई। ऐसा भी तो हुआ होगा ना, ऐसे कोई ऐसा कोई मैच देखा जिसमें कि पहले 10 ओवर में 5 विकेट गिर गए, बट उसके बाद भी मैच जीत लिया। इसका तो सबसे अच्छा एग्जांपल कपिल देव की इनिंग्स है 1983 में, 17 फॉर 5 विकेट्स था इंडिया, 17 रन्स फॉर 5 विकेट्स, देन ग्रेट कपिल देव केम और 175 रन्स उन्होंने उड़ा दिए, इंडिया वन द वर्ल्ड कप। अभी मैक्सवेल का इनिंग भी तुमने देखा होगा। हाँ तो बेटा मैक्सवेल बन के दिखाना है, कपिल देव बन के दिखाना है, समटाइम्स सहवाग एंड समटाइम्स तेंदुलकर एंड समटाइम्स कोहली। T20 में क्या हुआ था वर्ल्ड कप में, जब पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच था, तो उसने 8 बॉल्स पे 28 रन मार दिए थे ना, तो कर सकते हैं ना बाद में। मैं क्रिकेटिंग सेंस में, स्पोर्ट्स सेंस में इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें जल्दी समझ में आता है, ठीक है ना, इसलिए उस सेंस में बात करी जा रही। इस सारे प्रोसेस में जो आप खुद से कर रहे होते हो ना, तो देयर आर मेनी बिग स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। और जब आप मेंटर को यूज कर रहे हो, तो हियर आई विद मेंटर आई मीन वो मेंटर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो पेरेंट समटाइम्स मैं हो सकता हूँ, आपका सब्जेक्ट टीचर हो सकता है, या कहीं से आप लर्न कर सकते हैं, दे ऑल काउंट इन मेंटर्स। बट अपने सब्जेक्ट टीचर से जरूर मिलते रहना चाहिए, सब्जेक्ट टीचर से जरूर बात करनी चाहिए, अपनी बात जरूर पहुंचानी चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मेंटर के हेल्प से बहुत ईजिली सॉल्व हो सकती हैं। ये सिर्फ मैंने ये सोच के बनाया कि आपके माइंड में ये बात एंटर कर जाए कि मेंटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। करना आपको ये बट मेंटर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस कोट के साथ मैं सेशन एंड कर रहा हूं। सक्सेस इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल स्टेप्स टेकन वन डे एट ए टाइम। तो बेटा ये सेशन के बारे में भी जो भी तुम्हारे कमेंट्स हैं वो लिख देना, ठीक है। बहुत जल्द हम वापस मिलेंगे, नेक्स्ट वीक में फिर से मिलने वाले हैं। गुड बाय टिल देन, लेट्स मीट नेक्स्ट वीक।